जी, आप लोग पढ़ रहे हैं अबाउट रदरफोर्ड्स मॉडल। इसमें कहा गया कि जब अल्फा पार्टिकल की गोल्ड फॉयल के ऊपर जिसकी थिकनेस 4 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर है, जब बम्बार्डमेंट कराई जाएगी तो कुछ अल्फा पार्टिकल बेंट होंगे एट स्मॉलर एंगल, कुछ एट लार्जर एंगल, कुछ बाउंस बैक हो जाएंगे, लेकिन कुछ बिल्कुल सीधे भी गुजर जाएंगे। रिजल्ट ये निकला कि एटम के दरमियान में कोई एक हैवी पार्टिकल होता है जिसका बाद में नाम न्यूक्लियस रखा गया, और वो हैवी पार्टिकल उन अल्फा पार्टिकल को अंदर से गुजरने नहीं दे रहा था। फिर इसके बारे में एक प्लैनेटरी मॉडल सोलर सिस्टम से इसको तशबीह दी गई। कहा गया कि न्यूक्लियस में मौजूद जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, दे आर जस्ट लाइक अ सन, और उसके गिर्द घूमने वाले इलेक्ट्रॉन दे आर लाइक अ अर्थ। जैसे सोलर सिस्टम के अंदर सियारे सूरज के गिर्द घूम रहे हैं, वैसे कहा गया कि न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। लेकिन बाद में साबित हुआ कि ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम के अगेंस्ट है, इससे तो एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और एटम डिस्ट्रॉय नहीं होता। इसका मतलब कि ये मॉडल रदरफोर्ड का ये मॉडल फेल हो गया। लेटर ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में कहा गया कि पैकेट ऑफ एनर्जी होते हैं, फोटॉन्स होते हैं, जब एटम के अंदर एनर्जी रेडिएट होती है तो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन, पैकेट ऑफ एनर्जी, या उसे क्वांटा बोलते हैं हम लोग, और वो एनर्जी बराबर होती है एच न्यू फ्रीक्वेंसी के, और ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज भी होती है, पर सेकंड भी होती है, और साइकिल पर सेकंड भी होती है। एंड वी नो कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा। लैम्डा इज अ वेवलेंथ, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी, एंड वाइस वर्सा। जब इसको यहाँ पुट करेंगे तो इट इज गोइंग टू बी E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा, और लैम्डा इज अ वेवलेंथ, और वेवलेंथ की यूनिट होती है मीटर या सेंटीमीटर या एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर या पिकोमीटर। अकॉर्डिंगली हम उसको चेंज कर लेते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू न्यू बार। न्यू बार इज अ वेव नंबर, और वेव नंबर को जब यहाँ पुट करेंगे तो इज इक्वल टू एच सी न्यू बार, और न्यू बार की यूनिट होती है पर मीटर या पर सेंटीमीटर या पर एंगस्ट्रॉम या पर नैनोमीटर एंड सो ऑन। और ये जो E इज इक्वल टू एच न्यू कहा, ये आइंस्टाइन की मशहूर ज़माना इक्वेशन E इज इक्वल टू mc² के बराबर भी होता है। इसने बहुत सारे नए इंकशाफात किए, नई जहतें, नए तजर्बात को इसने इजाज़त दी पनपने की, और साइंस के अंदर एक इनकलाब बर्पा किया इन थीरीज ने। उस मॉडल में कहा गया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द सर्कुलर मोशन कर रहे होते हैं, और हर इलेक्ट्रॉन का एक फिक्स ऑर्बिट होता है, उसका फिक्स मोमेंटम होता है, और इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर ऑर्बिट में आ सकते हैं बाय रेडिएटिंग एनर्जी, या लोअर से हायर में जा सकते हैं बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी। उस वक्त इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा होता है तो एक वो फोर्स होती है जिसको करीब खींचती है, दैट इज कॉल्ड एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वो बराबर होती है g²/4πε0 r²। एप्सिलॉन नॉट इज वैक्यूम परमिटिविटी कांस्टेंट, और दूसरी फोर्स जो उसको अवे धकेल रही होती है दैट इज इक्वल टू mv²/r²। और अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा होता है, ना उसके करीब आता है ना उसके दूर जाता है, तो यकीनन अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस यकीनन उस वक्त बराबर होती हैं। दैट मीन mv²/r इज इक्वल टू g²/4πε0 r²। और जब रेडियस ढूंढते हैं तो रेडियस इज इक्वल टू ε0 n²h²/πmge²। एंड रिमेंबर, जितना शेल बड़ा होगा उतना रेडियस बड़ा होगा, जितना शेल छोटा होगा उतना रेडियस छोटा होगा। और जब ये कांस्टेंट की वैल्यू पुट की तो आंसर इज 0.529 एंगस्ट्रॉम n²। बड़ा टेक्निकल। जब शेल नंबर 1 होगा तो ये वैल्यू आएगी, जब शेल नंबर 2 होगा तो वो 2 टाइम रेडियस नहीं बढ़ेगा बल्कि 4 टाइम बढ़ेगा, और जब शेल नंबर 3 होगा तो 3 टाइम नहीं बढ़ेगा बल्कि 3 का स्क्वायर 9 टाइम बढ़ेगा, और जब शेल नंबर 4 होगा तो रेडियस 16 टाइम
बढ़ेगा, और सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -g² E4m/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h² इनटू 1/n²। इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू -2.18 × 10⁻18/n²। एनर्जी शेल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल लग रही है लेकिन साइन नेगेटिव है। इसका मतलब ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और इसको जब पुट करेंगे वैल्यू को तो आपके पास आंसर आ जाएगा किलो जॉल पर मोल के अंदर आंसर आ जाएगा -13.3 इंटू 1/n² किलो जॉल पर मोल। और स्पेक्ट्रम इज अ विजुअल डिस्प्ले ऑफ कलर्स। जो कलर्स हमें दिखाई देते हैं उसे स्पेक्ट्रम बोलते हो। और स्पेक्ट्रम दो तरह का होता है, कंटिन्यूअस और एटॉमिक एंड लाइन स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में कलर्स के दरमियान कोई मार्जिनल लाइंस नहीं होती, सारे कलर आपस में मिक्स हो जाते हैं, कोई बाउंड्री वाल नहीं होती उनके दरमियान में, कोई शार्प डिस्टिंक्शन लाइन नहीं होती। तो इसकी बेहतरीन एग्जांपल है रेनबो। और इसका मतलब होता है कि मटेरियल इज अवेलेबल इन द बल्क। और कंटिन्यूअस के अलावा एटॉमिक या लाइन स्पेक्ट्रम, इसके अंदर हर कलर दूसरे कलर से एक मार्जिनल लाइन से डिस्टिंक्ट हो रहा होता है, सेपरेट हो रहा होता है, मतलब एक कलर फिर दूसरा फिर तीसरा। और ये कैरेक्टरिस्टिक होती है एलिमेंट की। जैसे सोडियम अगर होगा तो उसके लिए येलो कलर आएगा, येलो लाइट आएगी, दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट। और एटॉमिक स्पेक्ट्रम आगे मजीद एटॉमिक एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है और एटॉमिक एमिशन भी हो सकता है। अगर एटॉमिक एमिशन होगा तो बैकग्राउंड ब्लैक होगा, लेकिन ब्लैक बैकग्राउंड के अंदर व्हाइट लाइन आएंगी। और अगर एटॉमिक एब्जॉर्प्शन होगा तो बैकग्राउंड व्हाइट होगा, लेकिन उसमें लाइन डार्क या ब्लैक शो होंगी। और अगर कभी इलेक्ट्रॉन हायर शेल में चला जाए, N1 को बोलते हो लोअर शेल, कोई भी लोअर शेल, और N2 को बोलते हो एनी हायर एनर्जी शेल। जब किसी भी बड़े शेल से, किसी भी शेल से आइदर 2, 3, 4, 5, 6, 7 से इलेक्ट्रॉन शेल नंबर 1 में आए तो आप उसे बोलते हैं लाइमन सीरीज, एंड दैट फॉल्स इन यूवी रीजन। और अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी बड़े शेल से शेल नंबर 2 में आए उसे बोलते हो बाल्मर सीरीज। और बाल्मर सीरीज लाइज इन विजिबल रीजन, लिहाजा जो हमें नजर आती हैं वो सारी की सारी बाल्मर सीरीज होती हैं। इसे हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। और पास्टन सीरीज जब किसी भी बड़े शेल से इलेक्ट्रॉन शेल नंबर 3 में आए, दैट फॉल्स इन IR रीजन। और ब्रैकेट सीरीज जब इलेक्ट्रॉन किसी भी बड़े शेल से शेल नंबर 4 में आए, दैट आल्सो लाइज इन द IR रीजन। और पी पॉइंट सीरीज जब इलेक्ट्रॉन किसी बड़े शेल से, इससे बड़ा कौन सा हो सकते हैं, 6, 7, उसके बाद इन्फिनिटी होती है, से जब शेल नंबर 5 में आएंगे तो दैट इज आल्सो गोइंग टू फॉल इन द IR रीजन। और एक्स रेज कैसे डिस्कवर हुई? एक्स रेज के बारे में डिस्कवरी तब हुई जब कलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई विद मेटल टारगेट। जब मेटल टारगेट के ऊपर इलेक्ट्रॉन फॉल की गई तो वहां से कुछ रेज निकली। उन रेज के बारे में तब में पता नहीं था, तो हमने उन्हें कह दिया एक्स रेज। अगर उन रेज की शॉर्टर वेवलेंथ हो तो आपसे के सीरीज बोलेंगे, और अगर उनकी लॉन्गर वेवलेंथ हो तो आप उसे एल सीरीज बोलेंगे। और जब इन रेज को पर्टिकुलरली एल्यूमिनियम की विंडो से गुजारने के बाद एक क्रिस्टल पोटाशियम फेरोसाइनाइड के ऊपर फॉल कराया गया तो पता चला कि ये मूजले लॉ को फॉलो करती हैं। और मूजले लॉ में कहा गया कि जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, एंड A एंड B आर द कांस्टेंट्स। सादा लफ्जों में, जब एटॉमिक नंबर बड़ा होगा तो फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी, और जब एटॉमिक नंबर बड़ा होगा वेवलेंथ कम होगी। एटॉमिक नंबर और फ्रीक्वेंसी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, मतलब जिन एलिमेंट की वेवलेंथ कम आएगी उनका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, एंड वाइस वर्सा। और इन्होंने 38 एलिमेंट्स को एनालाइज
किया। और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कि चेंज पोजीशन और मोमेंटम की इज इक्वल टू और ग्रेटर देन h/4π, जिसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी पार्टिकल की, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम को बेयक वक्त मालूम नहीं कर सकते। पोजीशन क्या है? फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे हैं, जब ऐसे मूव कर रहे हैं तो आप इसका मोमेंटम तो ढूंढ लोगे, इसका मोमेंटम तो ढूंढ लोगे, लेकिन आप इसकी पोजीशन नहीं फाइंड कर सकते। हर वक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इसकी पोजीशन फाइंड करते हो, ये रुक जाएगा। जब रुक जाएगा इसकी पोजीशन तो फाइंड हो जाएगी, लेकिन इसका मोमेंटम इज mv, वेलोसिटी तो नहीं है, तो मोमेंटम मालूम नहीं हो सकता। मतलब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम बेयक वक्त मालूम नहीं हो सकते। फिर डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में कहा गया कि लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, mv इज अ मोमेंटम इन सिंपल वर्ड। वो तमाम पार्टिकल जिनका मैस कम होगा उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। जैसे इलेक्ट्रॉन का मैस कम होता है तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ ज्यादा होगी। लेकिन अगर किसी पार्टिकल का मैस ज्यादा हो, फॉर एग्जांपल ये, इसका मैस ज्यादा है, जब मैं नीचे गिराऊंगा इसके अंदर कोई वेवलेंथ नहीं है, लेकिन अगर मैं छोटा सा पेज लेकर इसको नीचे गिराऊं तो वैसे लहराता हुआ नीचे गिरेगा। इसका मतलब जब मैस कम होता है वेवलेंथ ज्यादा होती है, मैस ज्यादा होता है वेवलेंथ कम होती है। दैट इज डी ब्रोगली हाइपोथेसिस।